हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जियान, टियानहाओ, जिनलिन सभी ये सेक्ट में पहुंच गए थे। वहां पर ब्लैक फायर सेक्ट के लोगों ने ये सेक्ट के लोगों पर हमला कर दिया था, मगर तभी वहां पर जियान और टियानहाओ आ जाते हैं। टियानहाओ बस अपने एक हमले से ये सेक्ट के सबसे दो पावरफुल एल्डर पर हमला कर देते हैं और उनकी हालत खराब कर देते हैं। एल्डर्स की हालत खराब होती ही ब्लैक फायर सेक्ट के सभी योद्धा डर जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। इधर टियानहाओ कहते हैं, तुम लोगों को अगर अपनी जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उनकी बात सुनकर सभी लोग तेजी से वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब आगे हॉल में सिर्फ ये सेक्ट के लोग बचे थे। हेजोंग शौक के साथ जियान को और टियानहाओ को देख रहे थे। तभी वहाँ पर जिनलिन आ जाती है और उन्हें देखते हुए कहती है, दादाजी क्या आप ठीक हैं? जिनलिन येजोंग से उनका हालचाल पूछ रही थी, मगर येजोंग का तो पूरा ध्यान जियान पर टिका हुआ था। अचानक से वो झुकते हैं और जियान का अभिवादन करते हुए कहते हैं, थैंक यू मिस्टर जियान, हमारे क्लैन को बचाने के लिए, और हमें माफ़ कर दीजिए। पिछली बार जो हमने आपके साथ किया था वो हमें नहीं करना चाहिए था। जियान ये नाम सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर कि ये क्लैन के वो एल्डर्स जिन्होंने पिछली बार जियान से फाइट की थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इतने कम दिनों में जियान ने अपने साथ एक डाउजन लेवल का वॉरियर जोड़ लिया है। मगर जियान को उनकी नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक बार येजोंग की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर येजोंग, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैं आपके क्लैन का सनफायर प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसे यूज़ करने की परमिशन देंगे? जियान की बात सुनकर येजोंग सोच में पड़ जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जियान, क्लैन के रूल के हिसाब से हम किसी बाहर वाले को उसे यूज़ करने नहीं दे सकते हैं, पर तुमने आज हमारे क्लैन को बचाया है। अगर तुम आज नहीं आते तो हमारा क्लैन वैसे डिस्ट्रॉय हो जाता और उस सनफायर प्लेटफॉर्म किसी काम का नहीं रहता। मतलब एक तरह से तुमने उस सनफायर प्लेटफॉर्म को भी बचाया है, इसलिए हम तुम्हें उसे यूज़ करने की परमिशन देते हैं। उनकी बात सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देता है। इधर येजोंग वहाँ मौजूद सभी लोगों को उस हॉल को साफ करने का कहते हैं और जियान को अपने साथ एक जगह पर ले जाने लगते हैं। लगातार 10 मिनट तक चलने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच गए थे। उस जगह पर चारों तरफ रेगिस्तान था। वो लोग 3 मिनट तक और चलते हैं। 3 मिनट तक चलने के बाद आखिरकार वो एक जगह पर आकर रुकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो काले रंग के पत्थरों से बना हुआ था। काले रंग के पत्थरों पर अब काफ़ी सारे क्रैक पड़ चुके थे, जो ये बता रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा पुराना है। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद था। प्लेटफॉर्म पर एक काफ़ी पावरफुल फायर एनर्जी थी जिसे जियान फील कर सकता था। येजोंग प्लेटफॉर्म को देखते हुए कहते हैं, पास्ट में जब सनलाइट इस प्लेटफॉर्म पर गिरती थी तो यहाँ मौजूद दीवारों की मदद से वो रिफ्लेक्ट होकर इस बड़े से होल की तरफ जाती थी। इस होल के अंदर मौजूद बीस्ट फ्लेम के सीड्स सनलाइट को फील करते ही उस होल से बाहर आ जाते थे। उनके बाहर आते ही आसपास मौजूद सनलाइट और वो बीस्ट फ्लेम आपस में मिलना शुरू हो जाती थी और यहाँ पर सन फ्लेम की फॉर्मेशन होती थी। मगर अब ये सब खत्म हो चुका है। ये सुनकर जियान चौंक जाता है और उनसे पूछता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सब खत्म हो चुका है? जियान के सवाल पर येजोंग उसे बताते हैं, आज से कुछ सालों पहले जब बीस्ट फ्लेम के फायर सीड इससे बाहर आए, तब उस समय उनके अंदर बिल्कुल भी फ्लेम एनर्जी नहीं थी। उनकी सारी फ्लेम खत्म हो चुकी थी, जिस कारण उस दिन से आज तक फिर कभी भी ये प्लेटफॉर्म सन फायर नहीं बना पाया है। और यही वजह है कि सन फ्लेम के ना होने के कारण हम लोग दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। येजोंग के चेहरे पर निराशाजनक मुस्कान थी, मगर जियान को इससे कुछ लेना देना नहीं था। उसे तो सन फ्लेम की भी ज़रूरत नहीं थी। वो यहाँ पर सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने आया था और उसके लिए उसे यहाँ मौजूद फ्लेम एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जो यहाँ पर अभी भी मौजूद थी। जियान उस फ्लेम एनर्जी का कोर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर तक आसपास देखने के बाद उसकी नज़र उस बड़े से होल पर पड़ती है जहाँ से येजोंग के मुताबिक फायर सीड्स बाहर आया करते थे। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को इशारा करता है। जियान का इशारा मिलते ही लिटिल फेरी डॉक्टर उस होल के अंदर चली जाती है। उस होल के अंदर जाती ही उसे
अचानक से आसपास की फायर एनर्जी फील होने लगती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इधर जियन जब लिटिल फेरी डॉक्टर को वहां जाते हुए देखता है तो वो टियान हाउ से कहता है, टियान हाउ, मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने जा रहा हूँ, आप यहाँ पर रुककर हमारी रक्षा कीजिए। यहाँ पर कोई भी चला आए उन्हें हमें डिस्टर्ब करने मत देना। जियन की बात सुनकर टियान हाउ हाँ में सिर हिला देते हैं। इधर टियान हाउ की हामी मिलती ही जियन उस बड़े से होल की तरफ जाने लगता है। होल के अंदर जाने के बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने लगता है। कुछ ही पलों बाद उसे लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई पड़ती है जो वहां पर बैठी हुई थी। उसे आसपास की फ्लेम एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जियन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए कहता है, तो अब हमें शुरू करना चाहिए। जियन की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है और आसपास की फायर एनर्जी को सोखना शुरू कर देती है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर को अपना काम करता देख जियन भी रेडी हो जाता है। वो आसपास देखने लगता है, तभी उसकी नज़र वहां मौजूद एक छोटे से पत्थर पर पड़ती है जो लगभग उसके आधे शरीर जितना बड़ा था। जियन उस पत्थर के पास जाता है और उसे साइड में खिसका देता है, जिसके बाद जियन के सामने एक छोटा सा होल आता है। जियन को ये जोंग ने बताया था, ये छोटा सा होल ही इस प्लेटफॉर्म की चाबी है, इससे तुम प्लेटफॉर्म की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। जियन ने जैसे ही उस पत्थर को हटाया था, उस छोटे से होल के अंदर से एक एनर्जी बाहर आने लगी थी जो अचानक से उस बड़े से होल के अंदर से बाहर निकल जाती है, जिसके अंदर अभी जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर थे। बाहर आती हुई एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। उस एनर्जी के चारों तरफ फैलते ही अचानक से आसपास मौजूद कई सारे पत्थर हवा में तैरने लगते हैं और वो उस बड़े से होल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही पलों में उस होल के पास पहुंचकर वो पत्थर उसके चारों तरफ एक घेरा सा बना लेते हैं। उन पत्थरों ने उस होल को चारों तरफ से कवर कर लिया था और अब किसी को भी उस होल के अंदर का कुछ नहीं दिख रहा था। इधर जियन जैसे ही देखता है कि वो लोग कवर हो चुके हैं, जियन जल्दी से ऊपर आ जाता है और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस होल के अंदर से बाहर आ जाती है। दोनों ही अभी के लिए उस बड़े से होल से बाहर आ गए थे और उस होल के ऊपर तैर रहे थे। अचानक से आसपास की काफ़ी सारी सनलाइट उस जगह पर इकट्ठा होने लगती है, मगर उस सनलाइट के इकट्ठा होने के बावजूद कोई भी फायर सीड उस बड़े से होल से बाहर नहीं आता है और किसी भी तरह की सन फ्लेम वहाँ पर फॉर्म नहीं होती है, नहीं बनती है। मगर जियन को इससे कुछ लेना देना भी नहीं था, उसे बस आसपास की फायर एनर्जी बढ़ानी थी और जिसमें वो कामयाब भी रहा था। जैसे ही वो सनलाइट वहाँ प्लेटफॉर्म पर पड़ती है, वहाँ की फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से फायर एनर्जी के बढ़ती ही लिटिल फेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी कांपने लगती है। उसकी बॉडी से काफ़ी सारा पॉइजन बाहर आने लगता है। वो पॉइजन फॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक था और लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जियन समझ जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान हो रही है, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो और ध्यान से बस इस हीट एनर्जी को अपने अंदर सोखती रहो। लिटिल फेरी डॉक्टर वैसा ही करती है जैसा जियन ने कहा था। इधर जियन अचानक से अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ में स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर आ जाता है। जियन उस कोर को ध्यान से देखने लगता है, तभी वो अपना दूसरा हाथ भी लहराता है और उसके हाथ में बोधिसत्व सलाइवा आ जाती है। ये सलाइवा जियन को बोधिसत्व हार्ट के बारे में बता सकती थी, लेकिन जब से जियन ने इसे हासिल किया था तब से उसे बोधिसत्व हार्ट का कोई भी क्लू नहीं मिला था। मगर उसने इसे बोधिसत्व हार्ट के लिए हासिल नहीं किया था, उसने तो इसे लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद के लिए हासिल किया था। इसलिए जियन अभी इसका यूज लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने के लिए करने वाला था। जियन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन हुई है, मैं उसे कंट्रोल करते हुए एक जगह पर इकट्ठा करूंगा। इसके लिए मुझे 3 हेवनली फ्लेम की जरूरत होगी। इस दौरान तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा, लेकिन तुम्हें उस दर्द को सहना होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो मैं उसे तुम्हारी बॉडी के ही किसी हिस्से में एक जगह पर इकट्ठा कर दूंगा, कैद कर दूंगा, जिसके बाद ज़रूरत के समय तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए तैयार हो जाओ। लिटिल फेरी डॉक्टर ने काफ़ी टाइम से इस पल का इंतज़ार किया था और अब जब ये पल आ गया था तो वो पीछे नहीं हटने वाली थी। लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर, सबसे पहले मुझे तुम्हारे पॉइजन के ऊपर लगी हुई सील को हटाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
जियान ने अपना हाथ भींचते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था अगर उसने इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी जगह पर ही मर जाएगी। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो कहती है, जियान तुम चिंता मत करो, तुम वैसा ही करो जैसा इस पॉइजन मेथड में लिखा हुआ है। मैं हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर जियान एक गहरी सांस लेता है और उससे कहता है, ठीक है, तो अब तुम अपने कपड़े उतारो। जियान अभी काफी ज्यादा सीरियस था, वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता था। जियान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर चौंक जाती है। अचानक से उसका चेहरा लाल हो जाता है, मगर जब वो जियान के चेहरे की सीरियसनेस को देखती है तो वो समझ जाती है कि सिचुएशन अभी कितनी ज़्यादा सीरियस है। वो जल्दी से अपने कपड़े उतार देती है। इधर जियान जब देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने कपड़े उतार दिए हैं तो जियान की नज़रें लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के ऊपर मौजूद सील पर पड़ने लगती हैं। वो सील अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी, जो ये बता रहा था कि अगर जल्द से जल्द उसे ठीक नहीं किया गया तो ये सील जल्दी ही गायब हो जाएगी और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी किसी बॉम्ब की तरह फूट जाएगी। जियान जल्दी से अपना हाथ लहराता है, उसके हाथों में उसकी जेड ग्रीन फ्लेम दिखने लगती है। जियान अपनी जेड ग्रीन फ्लेम का एक क्लस्टर बनाता है और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के ऊपर लगी सील को खोल देता है। सील की खुलती ही अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर की पूरी पॉइजन डोइकुई उसके शरीर में बहने लगती है। उसकी पर्पल रंग की आंखें अचानक से पूरी तरह से काली हो जाती हैं। उन्हें देखकर कोई भी डर सकता था। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी देखने में किसी मौत की देवी की तरह लग रही थी। सील के खुलते ही सारा पॉइजन उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया था, जिससे अब उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इधर जियान जब ये देखता है तो जल्दी से अपना हाथ लहराता है और अचानक से उसके हाथ में मौजूद मास्टर की रिंग से उनकी बोन चिलिंग फ्लेम बाहर आ जाती है। जियान अपनी जेड ग्रीन फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम को मिलाना शुरू कर देता है। कुछ ही टाइम में वो इन तीनों फ्लेम को मिला लेता है। जियान ने इन तीनों फ्लेम को आपस में अच्छी तरह से मर्ज कर दिया था और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।